नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीसी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2023 के नाम से भी इसको जाना जाता है। आज की जो वीडियो रहेगी वो कंप्लीट हमारे इसी टॉपिक पर रहेगी। इसमें कुछ पॉइंट मैंने नोट डाउन कर रखे हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट रहेगा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है, उसके पश्चात फॉर्म भरते समय किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी, परीक्षा के लिए क्या क्या परीक्षा के अंदर दिए गए हैं, यूनिवर्सिटी और कोर्स को आप किस प्रकार सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके पश्चात 5 नंबर पॉइंट रहेगा कोर्स सेलेक्ट करने के बाद एंट्रेंस एग्जाम के लिए भाषा, डोमेन और फिर जनरल टेस्ट को किस प्रकार सेलेक्ट करें। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन सभी स्टूडेंट्स के इसी पॉइंट पे है कि आपको CUT एंट्रेंस के लिए क्या सब्जेक्ट चूज करने हैं, किस प्रकार आपका एडमिशन होगा, या फिर आपको कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। स्टूडेंट्स फॉर्म भरवाने के लिए आते हैं लेकिन वो मालूम ही नहीं होता है कि उनको क्या क्या सब्जेक्ट यहाँ से चूज करने हैं। आज ये सब डाउट हम क्लियर करेंगे। उसके पश्चात जो हमारा अगला रहेगा फॉर्म को कैसे भरें। जो भी फॉर्म भरते समय आपके डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। एग्जाम की फीस क्या रहेगी, यानी कि आपका जो फॉर्म फिल करोगे इसमें जो आप सब्जेक्ट चूज करोगे उसके अकॉर्डिंग अलग अलग फीस होती है, वो भी मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा। उसके पश्चात कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके फॉर्म में अपलोड होंगे, यानी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स के पास आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए जो आपके फॉर्म के समय यहाँ पे अपलोड होंगी। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो है फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है। तो इसमें नोटिफिकेशन में हम यहाँ से देख सकते हैं फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 12 मार्च 2023 रात 11:50 तक है। यानी कि 12 मार्च के बहुत कम ही दिन बचे हैं। जिस स्टूडेंट ने ये फॉर्म नहीं भरा है वो अपना जल्दी से जल्द फॉर्म भरवा लें। उसके पश्चात मान लो किसी कैंडिडेट का फॉर्म में कोई गलती हो गई है, कोई करेक्शन है, तो वह अपना करेक्शन 15 से 18 मार्च तक रात 11 बजे तक करवा सकता है। उसके पश्चात जो इसके एडमिट कार्ड आएंगे उसकी जो एग्जाम सिटी बताई जाएगी वो 30 अप्रैल 2023 को बताई जाएगी और सेकंड वीक में इसके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लग जाएंगे, मई के सेकंड वीक में। उसके पश्चात एक्सपेक्टेड जो इनकी डेट एग्जामिनेशन की 21 मई से 31 मई रहेगी। ये सभी डेट है, ये आगे पीछे भी हो सकती है क्योंकि इस फॉर्म की जो अंतिम तिथि है वो बढ़ने की उम्मीदें ज़्यादा हैं, क्योंकि पिछले बैक ईयर थे उसमें भी इसकी फॉर्म की अंतिम तिथि कई बार बढ़ाई गई थी। अभी इस फॉर्म के लिए काफ़ी टाइम है, लेकिन फिर भी आपको रिस्क ना ले और जल्द से जल्द ये फॉर्म फिलअप करवा लें। उसके पश्चात जो हमारा अगला पॉइंट रहेगा वो रहेगा फॉर्म भरते समय किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी। इसके लिए मैंने अलग से डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिख रखे हैं। जो आपका फॉर्म भरते समय जब आप फॉर्म फिल करोगे सबसे पहले आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, उसमें सारी डिटेल, नेम, फादर नेम जो आपके 10th में है वही आपको फॉर्म में डालने हैं। उसके पश्चात +2 की डिटेल मांगी जाएगी, आधार कार्ड मांगा जाएगा। +2 में बहुत से कैंडिडेट्स को डाउट है, जिसका +2 अभी अपेयरिंग चल रहा है तो उसको अपने स्कूल का नाम, आपका रोल नंबर, आपका सेक्शन वगैरह वगैरह ये सब डिटेलें दी जाएंगी। जिसकी कंप्लीट हो गई है वो अपने जो कंप्लीट कर रखी है, कितने उसके मार्क्स हैं वो सब डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। उसके पश्चात आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए, ईमेल आईडी पे OTP जाएगा और ये आपकी एक्टिव ईमेल आईडी ही दे। बहुत से स्टूडेंट ईमेल आईडी दे देते हैं लेकिन बाद में जब इसकी जरूरत पड़ती है तो ईमेल आईडी बंद हो चुकी होती है, तो कृपया ऐसा ना करें। उसके पश्चात आपका मोबाइल नंबर भी चाहिएगा, मोबाइल नंबर पे भी आपका OTP जाएगा। उसके पश्चात कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म में अपलोड होगी। OBC SC ST जो भी है सभी की कास्ट सर्टिफिकेट होती है। जनरल की कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होती है तो उनके पास हरियाणा का डोमिसाइल होना चाहिए। जनरल की कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होती है। जो EWS है वो अलग से आती है, उनको अलग से छूट दी जाती है। जिसके पास EWS है वो अपना EWS बनवा ले। उसके पश्चात आपके पास लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए, आपके सिग्नेचर अपलोड होंगे। उसके पश्चात जो कैंडिडेट ये मान लो BPL वाला ऑप्शन यस कर रहे हैं उसके पास BPL राशन कार्ड होना चाहिए, वो अपलोड होगा। जो कश्मीरी है उनके पास वो सर्टिफिकेट होनी चाहिए। मान लो जो भी एक्स्ट्रा कोई फायदा अगर उठा रहा है, किसी भी प्रकार का आपको छूट मिल रही है तो उस चीज़ की सर्टिफिकेट आपसे मांगी जाएगी और वो फॉर्म में अपलोड होगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, फॉर्म भरते समय ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उसके पश्चात जो हमारा अगला टॉपिक है परीक्षा के लिए, परीक्षा के अंदर क्या क्या रहेंगे, यानी कि जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर हैं वो क्या क्या रहेंगे। नोटिफिकेशन में आप पेज नंबर 54 से इन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट है वो शुरू कर दी है, आप नोटिफिकेशन में जाकर ध्यान से पढ़ सकते हैं। इसमें मान लो जैसे अरुणाचल प्रदेश स्टेट है उसके लिए कौन कौन सी सिटी है, 2 अरुणाचल प्रदेश में सेंटर है, फिर उसके पश्चात आसाम है। इस प्रकार यहाँ पे सभी सिटी दी हुई है, जिसको जो भी एग्जामिनेशन सेंटर डलवाना वो यहाँ से डलवा सकते हैं। मान लो जैसे मैं आपको हरियाणा के एक बार दिखा दूँ, यहाँ पे हरियाणा के लिए सेंटर दिए हुए हैं पेज नंबर 54 से, सॉरी पेज नंबर 56 पे। यहाँ पे जो भी है ये हरियाणा के सेंटर है HR 01, 02, 03, 04, यानी कि 4 सेंटर एग्जामिनेशन के लिए इन्होंने हरियाणा से लिए हुए हैं। इसी प्रकार सभी स्टेट से इन्होंने अलग अलग सेंटर लिए हुए हैं। फॉर्म भरने से पहले आप यहाँ से चेक कर लें आपको कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर देना है। उसके पश्चात जो हमारा अगला जो पॉइंट है वो रहा है यूनिवर्सिटी और कोर्स को कैसे सिलेक्ट करें। इसके अंदर आपको फॉर्म भरते समय भी वहाँ पे यूनिवर्सिटी दी हुई मिलेंगी और यूनिवर्सिटी के अनुसार ही आपके कोर्स भी वहाँ पे दिए हुए मिलेंगे आपको, या तो आप वहाँ से चेक कर लें। अन्यथा अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जैसे गूगल पे जाएंगे वहाँ पे मान लो आपको टाइप करना है CUET रजिस्ट्रेशन। CUET रजिस्ट्रेशन को जैसे ही आप ओपन करेंगे उसमें जो फर्स्ट वाला लिंक खुलेगा उस पर आपको क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म CUET। यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास CUET के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटी ली गई हैं उन सभी की लिस्ट आपके सामने खुल के आ जाएगी। मान लो जैसे यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि DU है, इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है। जो भी यूनिवर्सिटी आपके लिए यहाँ पे CUET के अंदर है वो सभी यूनिवर्सिटी दी हुई है। मान लो कि जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा है, आपको चेक करना है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में कौन कौन से कोर्स करवाए जाते हैं। तो आपको सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा कौन कौन से कोर्स करवा रही है, उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए वो सब डिटेल यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे जो सबसे पहला कॉलम दिया हुआ है उसमें डिग्री के लिए बताया गया है। उसके पश्चात प्रोग्राम, कोर्स एंड ऑफर। उसके पश्चात डोमेन, जनरल, ऑप्शन, लैंग्वेज यानी कि क्या आपको सब्जेक्ट देने हैं, क्या डोमेन देने हैं। उसके पश्चात क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम, यानी कि किसी भी प्रोग्राम का चूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पे अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग दी हुई है। मान लो जैसे यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी हुई है, अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हो, मान लो कि इस वाले कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आपके पास जनरल टेस्ट होना चाहिए, यानी कि जब आप CUET के लिए एग्जाम चूज करें तो उसमें जनरल टेस्ट को चूज करना है। अगर इसके लिए आप कर रहे हो तो इसमें बायोलॉजी को चूज करना है। उसके पश्चात मान लो इसको कर रहे हो तो इसमें भी वही जनरल टेस्ट को आपको चूज करना है। फॉर्म भरते समय आपके सभी डाउट्स में क्लियर कर दूंगा, वहाँ पे फॉर्म में भी ये सब डिटेलें शो करेगा।
इसलिए हम इस पॉइंट के ऊपर बाद में पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इसलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फॉर्म भरते समय आपको इसका पूरा डिटेल में समझा दूंगा। उसके पश्चात जो अगला पॉइंट रहेगा हमारा, कोर्स सेलेक्ट करने के बाद एंट्रेंस एग्जाम के लिए भाषा, डोमेन और जनरल टेस्ट को किस प्रकार सेलेक्ट करें। वही जो मैं पीछे पॉइंट में आपको मेंशन कर रहा था, किस प्रकार कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए किस कोर्स में जरूरी है, कौन से, यदि आप जनरल टेस्ट चूज करना, जनरल टेस्ट में कौन कौन से कोर्स काउंट हो जाते हैं, ये सब डिटेल में आपको फॉर्म भरते इसमें बता दूंगा वहाँ पे आराम से। उसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट फॉर्म को कैसे भरेंगे, एक फॉर्म आपको फिल करके दिखाऊंगा, उसमें सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके पश्चात जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि एग्जाम फीस आपकी फॉर्म की क्या रहेगी। यहाँ पे हम एग्जाम फीस की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम फीस का ये जो टेबल है ये पूरी एग्जाम फीस की रहेगी आपकी। इसके अंदर आपको मान लो अगर आप 3 सब्जेक्ट चूज करते हैं, CUT एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप 3 सब्जेक्ट चूज करते हैं, तो आपकी फीस 750 रुपये रहेगी जनरल की, और OBC और EWS की 700 रुपये रहेगी, SC/ST की 650 रुपये रहेगी, और जो आउट ऑफ इंडिया के कैंडिडेट है उनकी 3750 रहेगी। उसके पश्चात मान लो आप 7 सब्जेक्ट चूज करते हैं, CUT एंट्रेंस टेस्ट के लिए आप सब्जेक्ट 7 चूज करते हैं, तो फीस आपकी बढ़ के 1500 रुपये हो जाएगी, OBC वालों की 1400 हो जाएगी। इसी प्रकार यदि आप 10 सब्जेक्ट चूज करते हैं तो आपकी 1750 हो जाएगी, और 1650 हो जाएगी, इनकी 1550 हो जाएगी। यानी कि सारा जो लफड़ा है वो है कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करते हो। मैक्सिमम आप 10 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, और कम से कम आप 3 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो सारा लफड़ा है जो फीस का भी है, एंट्रेंस एग्जाम का भी है, एडमिशन का भी है, वो आपके सब्जेक्ट के ऊपर होने वाला है कि आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट चूज कर रहे हो। इसके ऊपर हम आराम से पूरा डिस्कशन करेंगे फॉर्म भरते समय। उसके पश्चात जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, यानी कि जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उस टाइम पे आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी। फॉर्म भरते समय आपको अपलोड करके भी दिखाऊंगा ये डॉक्यूमेंट। इसमें आपका फोटो रहेगा, साइन रहेगी, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट रहेगी, और उसके पश्चात मान लो अगर किसी ने एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट ऐड किया है, मान लो BPL वगैरह ऐड किया है, तो वो सब डॉक्यूमेंट वहाँ आपके अपलोड होंगे। ये फॉर्म भरते समय आपकी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए जैसे ही फॉर्म भरते हैं उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, और वहाँ पे गूगल पे जाके आपको CUET रजिस्ट्रेशन डालना है, जो मैंने आपको पहले समझा दिया था। उसके होम पेज पर हम जाएंगे। होम पेज पर जाने के पश्चात जो ये आपका राइट कॉर्नर में जो ऑप्शन है रजिस्टर, यहाँ से आपको रजिस्टर करना है। जिसने पहले रजिस्टर करना है कर रखा है उसने इस ऑप्शन पर जाकर आपके फॉर्म को लॉगिन करना है। तो हम सबसे पहले इसमें रजिस्टर के ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे, और ये आपके पास रजिस्ट्रेशन का पेज खुल के आपके सामने आ जाएगा। इसमें जैसे हम स्क्रॉल करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, फोटो का साइज क्या होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज क्या होना चाहिए, जो आपके डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे उसके साइज क्या होने चाहिए, ये जो आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे यहाँ पे भी टेबल में बता रखा है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट या जो मेन पॉइंट है वो इन्होंने मेंशन कर रखे हैं पहले ही फॉर्म भरने से पहले। आपकी फीस क्या रहेगी सब डिटेल यहाँ पे है। उसके पश्चात हम बिल्कुल लास्ट में नीचे चलेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे और क्लिक टू प्रोसीड कर देंगे। इससे आपका मेन पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ हम कैंडिडेट का नाम डालेंगे, कैंडिडेट की जो भी डिटेल डालेंगे वो कैंडिडेट की 10th की मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए। ये हर फॉर्म के लिए, इसके लिए कोई स्पेशल नहीं है। अगर आप चाहे रिक्वायरमेंट का फॉर्म भरे चाहे एडमिशन का फॉर्म भरे, डिटेल आपको हमेशा आपकी 10th की मार्कशीट के अनुसार ही डालनी है, उसके अलावा डिटेल नहीं डालनी है। उसके पश्चात आपको फादर नेम, यहाँ पे आपका मदर नेम रहेगा। गार्जियन का मैंडेटरी नहीं है, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, वरना कोई जरूरी भी नहीं है गार्जियन नेम डालना। उसके पश्चात कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ डालनी है यहाँ पे आपको। उसके पश्चात कैंडिडेट मेल है या फीमेल है, नेशनलिटी इंडियन होगी, और यहाँ पे जो आपका आइडेंटिटी है वो डालनी है। आइडेंटिटी में इन्होंने आधार कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, यहाँ आपके पास पैन कार्ड का ऑप्शन है, स्कूल का ID का ऑप्शन है, तो ये सारे ऑप्शन है। इसमें अगर आप मान लो आधार कार्ड डालना चाहो तो आप अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ कर सकते हो, और यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर डाल सकते हो। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप आधार नंबर डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके पश्चात यहाँ आपका एड्रेस डलेगा, इसमें जो भी आपका गाँव है, पोस्ट ऑफिस है, कंट्री, पिन कोड, ये सारी डिटेल आपको डालनी है। उसके पश्चात यहाँ आपकी ईमेल ID डलेगी, वापस से ये ईमेल ID डालनी है। ईमेल ID डालते इसमें कोई भी गलती ना करें, ईमेल ID और मोबाइल नंबर दोनों पे आपके OTP आएंगे, दोनों इन्होंने 2 बार डलवाए हुए हैं ताकि इसमें आप डालते इसमें कोई गलती ना करें। तो ये आपकी कॉलम ईमेल ID और मोबाइल नंबर के रहेंगे। उसके पश्चात यहाँ पे ये कॉलम अल्टरनेट नंबर का है, डालना चाहो डाल सकते हो, जिसको जरूरत नहीं है वो नहीं डालें, कोई मैंडेटरी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। उसके पश्चात अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप इस ऑप्शन को टिक नहीं करें, या यहाँ से फिल करें। अगर जिनका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो वो यहाँ पे इस ऑप्शन को टिक कर दें, नीचे वाले ऑप्शन आपके अपने आप ही फिल हो जाएंगे जो एड्रेस आपने ऊपर डाला है। उसके पश्चात यहाँ से आपको फॉर्म के पासवर्ड देने हैं, पासवर्ड बिल्कुल ध्यान से दें, पासवर्ड में कोई गलती नहीं करें, क्योंकि जैसे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर क्रिएट हो जाएंगे आपका फॉर्म आपके पासवर्ड से लॉगिन होगा। यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो फिर आपको फॉरगेट करना पड़ेगा, जिसमें आपकी प्रोसेस बढ़ेगी। उसके पश्चात यहाँ से आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये नहीं है कि आपको यहाँ पे कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है, आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो ऑप्शन आपको याद रहते हो, क्योंकि बहुत सारे केसेस में अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो पासवर्ड को रिकवर करने का ये एक माध्यम है। इस क्वेश्चन से आप पासवर्ड को रिकवर कर सकते हो। मान लो कि आपने चूज कर लिया फेवरेट बुक, तो आपकी चाहे फेवरेट बुक हो या ना हो, लेकिन जो बुक का नाम आपको याद रहे वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जरूरी नहीं आप अपने फेवरेट बुक डालें, या फिर कोई इससे पूछेगा कि आपकी फेवरेट बुक क्या है, इसका ऐसा कोई लेना देना नहीं है, ये मात्र आपके पासवर्ड फॉरगेट करने का एक माध्यम है। उसके पश्चात यहाँ से सिक्योरिटी पिन डाल के और आप सबमिट वाले ऑप्शन पे सबमिट कर दें। ये सारी डिटेल जैसे आपकी सबमिट हो जाएंगी आपका फॉर्म आगे बढ़ जाएगा और आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएंगे। तो मैं आपको एक बार जल्दी ये सब डिटेल डाल के और सबमिट वाले ऑप्शन पे आके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने सारी डिटेल डाल ली है। मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जो कैंडिडेट नेम है उसमें A डाला है, उसके पश्चात कैंडिडेट नेम में फादर नेम में B और मदर नेम में C, गार्जियन मैंने खाली छोड़ दिया। यहाँ पे कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ मेल इंडियन, ये सब डिटेल यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे ली हुई है आपको समझाने के लिए। उसके पश्चात यहाँ मैंने अपने आधार नंबर डाल दिया है, उसके पश्चात इनका एड्रेस डाल दिया है, JK जो भी है एग्जाम्पल के तौर पर सारी आप सभी अपनी डिटेल यहाँ पे गाँव आपका पोस्ट ऑफिस से डालें, हरियाणा महेंद्रगढ़ इन मैंने पिन कोड डाल दिया, यहाँ पे ईमेल ID डाल दिया, दोनों ईमेल ID और मोबाइल नंबर डाल दिए, और यहाँ पे आपका वो सेम एड्रेस आ गया क्योंकि मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है। उसके पश्चात यहाँ पासवर्ड डालकर मैंने इस फॉर्म को सबमिट कर दिया। जैसे आप फॉर्म को सबमिट करेंगे, सबमिट करने के पश्चात ये डिटेल आपके पास शो होंगी कि आप अपने सभी डिटेल्स को मैच कर लो। कोई गलती है तो यहाँ से भी आपके पास एडिट का ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप फॉर्म फिल करते समय इस ऑप्शन पे आने के पश्चात एक बार वापस से सभी डिटेल्स को मैच कर लें ताकि आपकी कोई गलती ना रहे। और ये जो वाले ऑप्शन है यहाँ पे आपको टिक करना है कि आपकी मेरी सारी सभी डिटेल्स सही है, यानी कि मेरा नेम सही है, मेरा डेट ऑफ बर्थ सही है, मेरा फादर नेम सही है, मदर नेम, ईमेल ID, ये सारे ऑप्शन आपको टिक करना है। टिक करने के पश्चात ही आपका फॉर्म आगे जाएगा। और यहाँ पे टिक करने के पश्चात यदि मान लो किसी कैंडिडेट्स की डिटेल गलत है तो एडिट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर जाकर कैंडिडेट अपनी डिटेल को एडिट कर सकता है, और जिसके सही है वो इस वाले ऑप्शन पर सबमिट एंड सेंड टू OTP करें। हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये हमारे मोबाइल नंबर पर OTP
जाएगा और वहाँ से हमें ये ओटीपी डालना है। यहाँ पे आपके पास ओटीपी डालने का ऑप्शन आ गया है। जैसे हम ओटीपी डालेंगे, ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे ये जो कैप्चा आया हुआ है यहाँ में ये डालना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएंगे। जैसे हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके पास ये पेज खुल के सामने आ जाएगा और इसमें ये आपके रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मेल और आपके मोबाइल नंबर दोनों पे सेंड हो गए हैं। ये जो ओटीपी अभी जो गया है वो आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा, ना कि आपकी मेल आईडी पे। ईमेल आईडी पे ओटीपी आपका फॉर्म भरने के पश्चात जाएगा, कंप्लीट फॉर्म भरने के पश्चात। अभी आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 3 स्टेप में बटा हुआ है। फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है, उसके पश्चात यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल देंगे और तीसरा स्टेप आपका पेमेंट करेगा। तो इस प्रकार हम इस ऑप्शन से आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ से जैसे आगे बढ़ेंगे कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे जाने के पश्चात ये आपका जो रजिस्ट्रेशन पे जो वो ओपन हो जाएगा। इसे यहाँ से आपकी डिटेल्स दी हुई है, एडिट करना चाहो तो यहाँ से भी डिटेल्स आपकी एडिट हो जाएंगी। उसके पश्चात जो अगला ऑप्शन पूछेगा कैटेगरी यानी कि आपकी क्या जाती है, तो मैं ओबीसी से हूँ, मैंने ओबीसी सेलेक्ट कर लिया। पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है हैंडीकैप। कोई कैंडिडेट यदि हैंडीकैप्ट है वो यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। उसके पश्चात आपकी डिसेबिलिटी पूछी जाएगी, आपकी कितनी परसेंटेज है, आगे सारी डिसेबिलिटी के ऑप्शन आ जाएंगे। जिसकी डिसेबिलिटी नहीं है वो इस ऑप्शन को यस कर दे। उसके पश्चात फादर क्वालिफिकेशन, आपके फादर की क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी पढ़ाई उन्होंने कर रखी है। मान लो किसी कैंडिडेट को पता ही नहीं उनके फादर पुराने जमाने में अनपढ़ हुआ करते थे, वो नोट एप्लीकेबल डाल दे, या फिर जिसका भी जो भी एजुकेशन है वो यहाँ से डाल सकते हैं। मान लो मैंने मैट्रिक डाल दिया। फादर ऑक्यूपेशन यानी कि फादर आपके क्या करते हैं, एग्रीकल्चर मानी कि खेतीबाड़ी, या फिर गवर्नमेंट सर्विस में है, या जो भी आप हैं जिस प्रकार उस प्रकार डाल सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है, कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। उसके पश्चात मदर की क्वालिफिकेशन पूछेगा और मदर के ऑक्यूपेशन पूछेगा। मान लो आप सेल्फ एम्प्लॉय डाल सकते हैं या मेडिकल बिजनेस जो भी है वो डाल सकते हैं। जिनका हाउस वाइफ है वो अदर का ऑप्शन चूज कर ले, इंक्लूड हाउस वाइफ, यानी कि इन्होंने हाउस वाइफ को अदर के ऑप्शन में ही इंक्लूड किया हुआ है। उसके पश्चात एनुअल फैमिली इनकम, तो आपको फैमिली इनकम जो आपकी है वो डालनी है। हरियाणा के कैंडिडेट स्पेशली जो उनकी फैमिली आईडी में इनकम है वो डालें, ताकि आपको आगे इनकम की जरूरत पड़ेगी तो इसमें आपकी कोई गलती ना हो। मान लो यहाँ पे मैं ये इनकम का सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके पश्चात आर यू ट्विन, ट्विन का मतलब आप ट्विन हो तो इसमें नो आ जाएगा। डोमिसाइल स्टेट यानी कि मैं हरियाणा से हूँ तो मेरा हरियाणा का डोमिसाइल स्टेट आएगा। डायबिटिक नो, रेजिडेंस अर्बन रूरल यानी कि अगर आप शहर से हैं तो इसमें अर्बन करें, अगर गाँव से तो आप रूरल करें। उसके पश्चात मोड ऑफ प्रिपरेशन आप कुछ भी कर सकते हैं। मान लो मैंने सेल्फ कर दिया यहाँ पे। मीडियम ऑफ स्टडी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है कि जो आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई करो उसमें क्या आपकी स्टडी, जो आपका स्टडी का मीडियम है वो हिंदी है या इंग्लिश है, जो भी है। मेरे केस में इंग्लिश है, मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर देता हूँ। ये मेरे एड्रेस की डिटेल आ गई, ये मेरा एड्रेस सेम है तो यहाँ से मैं टिक कर देता हूँ। उसके पश्चात आपसे पूछेगा कि आप बीपीएल से हैं, तो यानी मान लो आपका बीपीएल राशन कार्ड बना हो तो इसमें आप यस करें, नहीं बना हुआ तो आप नो करें। कश्मीरी माइग्रेंट, वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, एनसीसी, क्लेम ऑफ एनसीसी कोटा, जो भी आपके पास है, अगर इनमें से कोई भी कोटा आपके पास है तो नो यस करें, वरना आप सभी ऑप्शन पर नो करके टिक कर दे और आगे सेव कर दे। सेव करने के पश्चात आपके पास नेक्स्ट स्टेप खुल के सामने आ जाएगा। इसमें आप ये डिटेल मैच कर सकते हैं सारी जो भी आपने डाली है। अगर मान लो किसी कैंडिडेट को डिटेल अपडेट करनी है वो यहाँ से अपडेट कर सकता है, वरना फिर आप इस वाले ऑप्शन पर प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप कर देंगे। जैसे आप प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन करेंगे इसमें आपका अगला पेज खुल के सामने आ जाएगा। इसके अंदर आपसे पूछेगा आपके 10th की डिटेल्स। यहाँ पे आपकी 10th की डिटेल्स शुरू हो गई है। इसमें रिजल्ट का स्टेटस, पासिंग ईयर, ये सारे ऑप्शन में एक बार आपको डाल के दिखा देता हूँ जिससे आपको सारे ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे। तो रिजल्ट स्टेटस हमने पास कर लिया। पासिंग ईयर मान लो मेरी यहाँ पे 2019 है एग्जाम्पल के तौर पर। क्वालिफाइंग एग्जाम 10th। प्लेस ऑफ स्कूल यानी कि आपका जो स्कूल है वो शहरी क्षेत्र में है या ग्रामीण क्षेत्र में है, तो इसमें जो स्कूल का एड्रेस है वो डिपेंड करता है। मान लो कि आप महेंद्रगढ़ में कोई नज़दीक में गांव है उसमें आपका स्कूल है, तो आप बोलते तो सब कौन है कि ये महेंद्रगढ़ में स्कूल है, लेकिन उसमें हुआ क्या, अगर आपका स्कूल गांव के अंदर है तो आप रूरल सेलेक्ट करेंगे। जो स्कूल का एड्रेस है उस स्कूल के नाम के आगे दिया हुआ होता है। मान लो आपका महेंद्रगढ़ के किसी गांव में स्कूल है तो आप इसमें रूरल सेलेक्ट करेंगे। यदि आपका महेंद्रगढ़ सिटी के अंदर है तो आप इसमें अर्बन सेलेक्ट करेंगे। तो इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो। उसके बाद प्राइवेट ऑफ स्कूल यानी कि आपका प्राइवेट स्कूल है तो प्राइवेट करेंगे। टाइप ऑफ स्कूल गवर्नमेंट से पढ़ रहे तो आप गवर्नमेंट करेंगे। जो भी इस प्रकार का जो भी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। मान लो मैं प्राइवेट से पढ़ रहा था। उसके पश्चात क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, कंट्री इंडिया से हूँ, स्टेट मेरा स्कूल हरियाणा में है। उसके पता डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में है। बोर्ड नेम किस बोर्ड से है वो स्कूल, मान लो कि मेरा सीबीएसई था तो मैंने सीबीएसई सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। स्कूल नेम मान लो मैं एसटी से पढ़ा था, एसटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ककरा। यहाँ पे मैंने स्कूल का एड्रेस डाल दिया। यहाँ पे इनका पिन कोड स्कूल का पूछ रहा है, जिसको स्कूल का पिन कोड नहीं मालूम यहाँ से उस स्कूल का नाम कॉपी करें और सीधा जाके गूगल पे पेस्ट करते हैं। जैसे आप गूगल पे पेस्ट करेंगे तो उसके पश्चात आपको स्कूल का जो एड्रेस है वो खुल के सामने आ जाएगा और राइट साइड में आपके पास स्कूल के पिन कोड आ जाएंगे। जैसे मेरे केस में यहाँ पे 130 मेरे को पहले मालूम था इसलिए मैंने डायरेक्ट इसका जो स्कूल का पिन कोड था वो यहाँ पे डाल दिया। उसके पश्चात मेरे जो रोल नंबर थे वो मान लो मेरा ये रोल नंबर था। उसके पश्चात रिजल्ट बोर्ड परसेंटेज या ग्रेड, मान लो जो सीबीएसई थे उनका ग्रेड मिलेगा या फिर हो सकता है परसेंटेज में मिल जाए, जो हरियाणा से तो उनकी परसेंटेज ही मिलेगी। मैक्सिमम मार्क 500 थे, 500 में से मान लो मेरे 404 नंबर है, यहाँ पे परसेंटेज अपने आप काउंट हो जाएगी, ऑटो काउंट हो जाएगी। तो ये आपकी डिटेल 10वीं की होगी। जिस भी कैंडिडेट को 10वीं की डिटेल में कोई कन्फ्यूजन है तो हमें कॉल कर सकता है या फिर कमेंट करके पूछ सकता है। मेरे अकॉर्डिंग तो आपका कोई कन्फ्यूजन रहा नहीं होगा, फिर भी किसी का कन्फ्यूजन है वो पूछ सकता है। उसके पश्चात प्लस टू लगभग 99% अपीयरिंग है तो सभी अपीयरिंग डालेंगे। यहाँ पे जिसका पास है वो पास डाल सकता है, कोई इशू नहीं। पासिंग ईयर आपकी 2023 आएगी। क्वालिफाइंग एग्जाम +2। प्लेस ऑफ स्कूल सेम वही आपका अर्बन रूरल, मान लो मैं रूरल से हूँ। टाइप ऑफ स्कूल मेरा प्राइवेट स्कूल से मैं पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे इंडिया से हूँ। इंडिया मान लीजिए मेरा इंस्टीट्यूट है वो इंडिया में है। उसके पश्चात हरियाणा स्टेट इंडिया में और हरियाणा में महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। वही बोर्ड मेरा सीबीएसई रहेगा, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा हूँ मैं। सीबीएसई बोर्ड के पश्चात मेरा स्कूल वही एसटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का रहेगा। उसके पश्चात मेरा पिन कोड और उसके पश्चात मेरा रोल नंबर। इसमें अगर आपने अपीयरिंग किया है तो आपसे मार्क्स नहीं पूछेगा, बस इतना ही फर्क है। यदि आपने अपीयरिंग की जगह पास किया है तो पास के पश्चात यहाँ से आपके मार्क्स पूछेगा कि आपने कितने मार्क्स लिए हैं। उसके पश्चात हम सेव कर देंगे और ये डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। वापस हमें डिटेल मैच करनी है। जिस भी कैंडिडेट को डिटेल में कुछ गलत लगता है तो ये अपडेट वाले ऑप्शन पर जाकर अपडेट करें वरना प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन कर दें।
यहाँ पे जैसे आप प्रोसीड करेंगे, इसके पश्चात आपसे 2 एग्जामिनेशन सेंटर पूछेगा। मान लो मैं हरियाणा से हूँ, मैंने हरियाणा सेलेक्ट कर लिया और मैं गुरुग्राम सेंटर लगा देता हूँ। मान लो अगर आप हरियाणा से आउट ऑफ किसी स्टेट से हरियाणा में सेंटर देना चाह रहे हैं तो भी आप हरियाणा सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी बिल्कुल मर्जी है, जो भी जिस भी कैंडिडेट जो भी स्टेट में एग्जाम देना चाहे वो यहाँ से दे सकता है। मैं दोनों सेंटर गुरुग्राम और फरीदाबाद सेलेक्ट करके सेव कर देता हूँ। आपको यहाँ से सेंटर सेलेक्ट कर लेना है, उसके पश्चात यहाँ पे दिखाएगा, अगर अपडेट करना चाहो तो अपडेट कर सकते हो। ये वाला जो ऑप्शन है ये आपके हर स्टेप पे आएगा। जो भी कैंडिडेट डिटेल अपडेट करना चाहते हैं वो इस पर कर दे, और जिसको नहीं करना है वो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दे। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप पूरे फॉर्म को जो भी स्टेप आप फिल करते हैं आप उस स्टेप को मैच करें ताकि आपके फॉर्म में कोई गलती ना हो। उसके पश्चात आप प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप करेंगे और यहाँ से आपकी खुल जाती है यूनिवर्सिटी और उसके कोर्स। सबसे मेन पॉइंट जो समझने का है वो ये है। इसी पॉइंट के लिए मैंने पूरा फॉर्म आपके सामने फिल किया है, वरना वो सभी डिटेल सभी को फिल करनी आती है। उसके पश्चात यहाँ से जो है, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे यूनिवर्सिटी का नाम कि आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। मान लो यहाँ पे सभी यूनिवर्सिटियों की डिटेल आ गई। जैसे कि मान लो मैं कर लेता हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, मेरे को सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में एडमिशन लेना है। तो यहाँ पे जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा यूजी के जो कोर्स करवाती है वो आपके सामने आ गए हैं। ये सभी कोर्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा करवाती है। मान लो कि मेरे को लेना है इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी केमिस्ट्री में, तो यहाँ से मैं जैसे ये ऐड करता हूँ तो इसमें आपके सामने जो डिटेल वहाँ पे अपने पीछे लिंक में दिखाई थी वो सभी डिटेल यहाँ पे आ गई है। यूनिवर्सिटी का नाम, ये यूनिवर्सिटी का नेम है, ये प्रोग्राम है, और इसमें लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट रिक्वायर्ड टू अपीयर इन CUET UG कि ये जो सब्जेक्ट है ये आपका CUET UG का जो एंट्रेंस टेस्ट होना है उसमें होना चाहिए। यदि आपके पास ये सब्जेक्ट है तभी आपको इस कोर्स में एडमिशन मिलेगा, अन्यथा आपको इस कोर्स में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो कैंडिडेट ध्यान रखें, जिसको इससे लेना है वो अपना केमिस्ट्री चूज कर ले। मान लो जिसको भी कोर्स में जिसमें भी लेना है, यहाँ से आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे तो सभी यूनिवर्सिटी के सभी प्रोग्राम में यहाँ पे लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। जिसको एलिजिबिलिटी में कंफ्यूजन है वो यहाँ पे क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये शो कर देगा कि आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी के लिए जो ऑप्शन पे मैंने पहले आपके पास लिंक दिखाया था, सेम या उसी लिंक पे आपके सामने खुल जाएगा। हमने यहाँ पे केमिस्ट्री चूज किया था तो ये केमिस्ट्री वाला ऑप्शन आपके सामने खुल गया, जो मैंने पहले खोल के दिखाया था। उसमें सेम वो का वो रहेगा, ये डिटेल आपकी उसी ऑप्शन पे भी दी हुई है, ये जो 3 डिटेलें हैं, और ये इस वाले ऑप्शन में भी दी हुई है। जैसे हम यहाँ से कोर्स चूज कर रहे थे उसमें भी ये 3 डिटेलें थी, और अभी जो हम यहाँ से चेक कर रहे हैं इसमें भी ये 3 डिटेल है। जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो यहाँ से अलग से दी हुई है कि आपको इस कोर्स करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, यानी कि जो +2 है वो साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए। उसके पश्चात केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आपके 50% नंबर होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और 45% नंबर आपके SC ST OBC के लिए, यानी कि +2 में आपका साइंस साइड से होना चाहिए, और केमिस्ट्री में आपके 45% या 50% होनी चाहिए। सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग दिखाई हुई है। तो जिस भी कोर्स में आपको जाना है उसके लिए एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं सभी यूनिवर्सिटियों की। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक यूनिवर्सिटी और लेके दिखा देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए पूछना होता है, तो मैं सबसे पहले यहाँ नीचे चलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे गए, यहाँ से मान लो हमने लिया सिंपल, हम लेंगे बीकॉम, मान लो जैसे हमने बीकॉम ले लिया और यहाँ पे ऐड कर दिया। जैसे ही हम बीकॉम ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वो ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, प्रोग्राम नेम बीकॉम, और ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन आपको दिखा रहा है कि जो आपका CUET का एंट्रेंस टेस्ट होना है उसके अंदर आपको क्या क्या सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे इन्होंने आपको कॉलम वाइज बता दिया, any1 फ्रॉम सेक्शन 1, any3 फ्रॉम सेक्शन 2, या फिर दूसरी कंडीशन जो है वो ये है any1 फ्रॉम सेक्शन 1 एंड any1 फ्रॉम सेक्शन 2 एंड any1 मतलब सॉरी प्लस सेक्शन 3, यानी कि सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में से आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है कि सेक्शन 1 क्या है, सेक्शन 2 क्या है, सेक्शन 3 क्या है। ये मैं आपका भी डाउट क्लियर कर देता हूँ। उसके पश्चात वही आपकी एलिजिबिलिटी है। आप जैसे एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एलिजिबिलिटी के लिए वापस आपको नेक्स्ट साइट पे लेके जाएगा। वहाँ से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की साइट ओपन, मान लो ये CUET की ही साइट ओपन होगी, जहाँ पे यूनिवर्सिटी वाले कॉलम में मैंने आपको पहले दिखाया था कि आप किसी भी कोर्स के लिए कैसे डिटेल देख सकते हैं। इसमें जब भी आप डिटेल देखेंगे, इसमें यहाँ पे इन्होंने एक बढ़िया काम ये कर रखा है कि मान लो आपके सामने वो साइट खुल गई, बीकॉम आ गया यहाँ पे, और ये जो आपकी कंडीशन थी CUET की ये भी आ गई, लेकिन इन्होंने जो ये यहाँ पे ऑप्शन बताया हुआ है, इस ऑप्शन में इन्होंने यहाँ पे बता दिया कि आपका सेक्शन 1 एंड 2 और 3 क्या है हो जाएगी। अब यहाँ से देखें आप, जैसे आप नोटिफिकेशन में जाएंगे, पेज नंबर 52 पे टेबल दी हुई है आपको, जो आपका नोटिफिकेशन डाला हुआ है पूरा, उसमें इसमें आपके सेक्शन 1 2 3 तीनों यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। जो आपका सेक्शन 1 है उसमें आपकी लैंग्वेज दी हुई है कि आपकी क्या क्या लैंग्वेज सेक्शन 1 के अंदर है, इंग्लिश, हिंदी। ये सेक्शन 1 है, ये 2 भागों में बांटा गया है, सेक्शन 1A और सेक्शन 1 2। ये नीचे आपका सेक्शन 1B है, सॉरी 1A और 1B, 2 भागों में इसमें बांटा गया है। सेक्शन 1A में जो आपकी जनरल लैंग्वेज हैं जो ज़्यादा यूज होती हैं वो रखी गई हैं। सेक्शन 1B में जो आपकी रेयर लैंग्वेज है जो बहुत कम यूज होती है, या फिर आप बोल सकते हैं अदर कंट्री की जो लैंग्वेज है वो सेक्शन 1B में रखी हुई है। तो ये आपको सेक्शन 1 और B में से जो यहाँ पे सब्जेक्ट का जो यहाँ पे आया हुआ था कि इसमें जो आपकी है, यहाँ पे ये देखो इन्होंने बोला था any1 फ्रॉम सेक्शन 1, तो आपका सेक्शन 1 है, इसमें से आपकी कोई भी एक लैंग्वेज आप ले सकते हैं। सेक्शन 1 का मतलब आपका 1A हो चाहे 1B हो, इसमें से कोई भी आपको एक लैंग्वेज सब्जेक्ट चूज करनी है CUET एग्जाम के लिए। तो आपका सेक्शन 1 तो कंप्लीट हो गया, इसमें आपकी सारी लैंग्वेज दी हुई है, जो भी लैंग्वेज आप नोटिफिकेशन के पेज नंबर 52 पे जाके पढ़ सकते हैं। उसके पश्चात जो नेक्स्ट पॉइंट है any3 फ्रॉम सेक्शन 2, कि जो आपका सेक्शन 2 है उसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट। इसमें देखो अब आपका सेक्शन 2 यहाँ से शुरू होता है। सेक्शन 2 में है आपके डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट यानी कि जो आपने +2 में पढ़े थे वो डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पे वो आपके दिए हुए हैं। साथ में जो DU ने जो आपकी रखी है शर्त, उसमें साथ में ये भी बोला है, जिसमें देखो अगर आप उसमें इस वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करते हैं एलिजिबिलिटी के लिए, जब आप एलिजिबिलिटी के लिए क्लिक करते हैं तो जो आपके पास पेज सामने खुल के आता है वो ये वाला पेज सामने खुल के आता है। इसमें देखो इन्होंने बताया हुआ है कि जो भी आप सब्जेक्ट डोमेन जो आप सब्जेक्ट चूज करेंगे वो डोमेन सब्जेक्ट आपके वही रहेंगे जो आपके +2 में आपने पढ़े थे, उसके अलावा आप डोमेन सब्जेक्ट चूज नहीं करेंगे। ये एलिजिबिलिटी में DU यूनिवर्सिटी ने बोला हुआ है। यानी कि अगर मान लो आप साइंस के स्टूडेंट हैं
आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके सब्जेक्ट थे और अभी आपको CUET BA के लिए देना है, तो ये नहीं है कि आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल चूज करने हैं, नहीं, आप नहीं कर सकते, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री ही चूज करनी है, लेकिन उस फिजिक्स केमिस्ट्री के बेस पे भी आप BA में एडमिशन ले सकते हैं। साइंस वाले स्टूडेंट आर्ट में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आपको CUET का फॉर्म भरते समय ये गलती नहीं करनी है। आपको जो आपने +2 में सब्जेक्ट पढ़े थे वही सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं। ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, इस पॉइंट में यही बात इन्होंने बिल्कुल आराम से बता रखी है। उसके पश्चात जब हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे इन्होंने बताया है लिस्ट ए लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A एंड 1B। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है जो आपका लिस्ट ए है उसके अंदर आपकी ये लैंग्वेज है, ठीक है। उसके पश्चात लिस्ट बी में इन्होंने यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट बता रखे हैं। जो सेक्शन बी है उसमें लिस्ट B1 B2 भी इन्होंने अलग से डाल रखी है। इसके पश्चात देखिए इसमें इन्होंने बोल रखा है यहाँ पे लिस्ट ए लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B। ये मैंने आपको नोटिफिकेशन में यहाँ पे दिखाया था। इसके अंदर भी यहाँ पे देखो जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें भी ये आपका लैंग्वेज का कॉलम है। इसमें लैंग्वेज में 2 सेक्शन में बटे हुए थे 1A एंड 1B। जब आप DU के एलिजिबिलिटी पे जब आपने क्लिक किया तो यहाँ पे इन्होंने डिटेल में वही चीज़ आपको बता रखी है। जो आपका लैंग्वेज सेक्शन है 1A एंड 1B, ये जो आपकी लैंग्वेज है ये आपकी लैंग्वेज दी हुई है, इनमें से आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है CUET के लिए यदि आप BCom में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो। उसके पश्चात लिस्ट बी कौन से सेक्शन से है? सेक्शन 2 से। सेक्शन 2 को यहाँ पे 2 भागों में बांटा गया है, लिस्ट B1 एंड B2। यहाँ पे ये B1 एंड B2 है, लेकिन अगर आप इसमें नोटिफिकेशन में देखेंगे तो यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट आपके इकट्ठे दिए हुए हैं डोमेन के अंदर, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। वहाँ पे इन्होंने 2 सेक्शन में बांट दिया, यहाँ पे ये सारे आपके इकट्ठे हैं। अब आपकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो क्या बोलती है जो इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है, देखो एनी1 फ्रॉम सेक्शन 1, सेक्शन 1 से आपने लैंग्वेज ले ली, एनी3 फ्रॉम सेक्शन 2। सेक्शन 2 यहाँ पे लिस्ट B1 और B2 है। B1 और B2 में से आपको 3 सब्जेक्ट चूज करने हैं। मान लो जैसे आप हो साइंस वाले स्टूडेंट्स, तो साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे वो केमिस्ट्री चूज कर लेंगे, ठीक है। उसके पश्चात फिजिक्स चूज कर लेंगे, उसके पश्चात आपके पास इसमें मैथमेटिक्स चूज कर लेंगे। यानी कि नॉन मेडिकल के स्टूडेंट ने अपनी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली, मान लो इंग्लिश मीडियम से था तो इंग्लिश मीडियम उसकी स्ट्रॉन्ग रहेगी, इंग्लिश मीडियम चूज कर ली। उसके पश्चात उसने केमिस्ट्री चूज कर लिया, उसने मैथमेटिक्स चूज कर लिया, उसने फिजिक्स चूज कर लिया। तो एडमिशन वो किस में ले रहा है? एडमिशन ले रहा है वो BCom के अंदर। यहाँ पे देखो BCom, लेकिन उसने सब्जेक्ट कौन से चूज किए? सब्जेक्ट चूज किए जो उसने +2 में पढ़े थे, नॉन मेडिकल वाले ही। यानी कि नॉन मेडिकल वाला स्टूडेंट यदि BCom एडमिशन ले रहा है तो उसके पास ये सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। उसके पश्चात दूसरी कंडीशन जो बनती है एनी1 फ्रॉम सेक्शन 1 एंड एनी1 फ्रॉम सेक्शन 2 प्लस सेक्शन 3। यानी कि मान लो यहाँ से आपने एक सब्जेक्ट एक लैंग्वेज ले ली सेक्शन 1 में से, जो भी आपने लैंग्वेज पढ़ी थी, ये लैंग्वेज की लिस्ट है। उसके पश्चात आपके पास सेक्शन 2 में से आपको एक सब्जेक्ट लेना है। मान लो आपके पास केमिस्ट्री आपका मेन सब्जेक्ट है जो आपको इसमें अच्छी नॉलेज है, तो लिस्ट B1 में से आपने एक सब्जेक्ट ले लिया केमिस्ट्री। उसके पश्चात जो आपका सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 किसका? आपका जर्नल टेस्ट का है। ये यहाँ पे देखो सेक्शन 3 में इन्होंने बोला हुआ है जर्नल टेस्ट, यहाँ पे आपने जर्नल टेस्ट ले लिया। यानी कि आपने एक सब्जेक्ट तो लिस्ट B1 में से ले लिया, एक आपने लैंग्वेज ले ली और आपने एक जर्नल टेस्ट ले लिया, तो भी आप BCom के लिए एलिजिबल होंगे। इस स्कोर के आधार पर आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाए। यहाँ पे यदि आप इस पॉइंट को पढ़ोगे तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन भी कर रखा है कि कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। मतलब इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अनुसार BCom के लिए आपके पास ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए। वही आपका एनी1 फ्रॉम लैंग्वेज लिस्ट A प्लस एनी2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, एनी1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 और B2। यानी कि आप लिस्ट B1 में से भी आप सब्जेक्ट ले सकते हैं और B2 में से भी आप ले सकते हैं, या फिर आप ओनली B1 में से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो मैंने बताया वो इन्होंने थोड़ा सा डिटेल में बता दिया यहाँ पे। दूसरी कंडीशन आपकी वही बढ़ती है, कॉम्बिनेशन सेकंड क्या बढ़ता है? एनी1 लैंग्वेज, एक लैंग्वेज ले लिया आपने, एनी1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर B1 और B2, B1 और B2 में से आपने कोई भी एक सब्जेक्ट ले लिया। तीसरा आपने सेक्शन 3 मतलब कि जनरल टेस्ट आपने सेलेक्ट कर लिया। जो आपका इसमें जो आपका मेरिट बनेगा उस मेरिट के लिए आप इन्होंने बताया हुआ है मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द बेस्ट CUET स्कोर ऑब्टेन फ्रॉम एनी वन ऑफ द अबव मेंशन कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। यानी कि मान लो अगर आपके दोनों कॉम्बिनेशन बढ़ते हैं तो आप में जिस कॉम्बिनेशन में आपकी बेस्ट स्कोर रहेगा वो कॉम्बिनेशन आपका यहाँ से ले लिया जाएगा किस एडमिशन के लिए? BCom के लिए। तो यहाँ से मेरे अकॉर्डिंग बहुत से कैंडिडेट्स के डाउट खत्म हो गए होंगे। फिर भी मैं आपको ये तो था आपका BCom का, अभी मैं आपको एक बार BSc का और लेके दिखा देता हूँ और एक बार BA का और दिखा देता हूँ। उसमें आपके लगभग जनरल BA BCom BSc ही है, यहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन सबसे मेन जो है वो यही है कि आपने जो +2 में सब्जेक्ट पढ़े हैं वही सब्जेक्ट आप चूज करें। कन्फ्यूजन में नहीं हो कि मान लो मैं BCom करना चाह रहा हूँ, +2 में मैंने नॉन मेडिकल से कर लिया तो अभी मैं BCom की अकाउंट कॉमर्स लूँ, उसी से CUET दूँ। अगर आप उससे देते हैं तो आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा, आपका DU में एडमिशन नहीं होगा। इस बात का खास तौर से बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें। अब हमने जो नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट चूज किया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में BA ऑनर्स हिस्ट्री से किया, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपका BA वाला जो मैटर है वो क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल हमने पहले BCom का लिया था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, अब हमने BA का ले लिया है। BA के एग्जाम्पल से हम समझेंगे। यहाँ पे जो आपकी एलिजिबिलिटी है, जैसे आप एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन खुल के सामने आ जाएगा वो वाला ऑप्शन आपका ये रहेगा इसमें, ठीक है। इसमें आपका यहाँ पे BA ऑनर्स हिस्ट्री और ये यहाँ पे इन्होंने कॉम्बिनेशन दिखा दिया। ये कॉम्बिनेशन को आपको इन्होंने डिटेल में बता दिया कि जो आपका कॉम्बिनेशन है वो डिटेल में क्या रहेगा, ठीक है। एनी1 फ्रॉम सेक्शन 1, एनी3 फ्रॉम सेक्शन 2। सेक्शन 1 यानी कि लैंग्वेज का मैं आपको फिर दिखा देता हूँ नोटिफिकेशन के अंदर कि आपका जो सेक्शन 1 है, ये देखो सेक्शन 1 आपका लैंग्वेज का। नोटिफिकेशन में इन्फॉर्मेशन जो बुलेटिन है पेज नंबर 52 पे आप जाके देख सकते हैं। सेक्शन 1 आपका लैंग्वेज का है, सेक्शन 2 में आपके डोमेन सब्जेक्ट है, सेक्शन 3 में आपका जनरल टेस्ट है। तो सेक्शन 1 2 3 में तो किसी का कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। उसके पश्चात यहाँ पे इन्होंने बोला सेक्शन 1 में से एक सब्जेक्ट और सेक्शन 2 में से आपके कोई भी 3 सब्जेक्ट, ठीक है। वो इन्होंने अपने यहाँ पे इन्होंने डिटेल में बता दिया क्योंकि इन्होंने अपने लिस्ट के अकॉर्डिंग बता दिया, बस इतना ही फर्क है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो आपका एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A, एनी2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 प्लस एनी1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और B2। तो यहाँ पे लिस्ट A क्या है? लिस्ट A है आपका सेक्शन 1 यानी कि लैंग्वेज का, ठीक है। ये जो आपका लैंग्वेज का है ये है,
आपका लिस्ट A1 यहाँ पे इन्होंने बता भी रखा है, ठीक है। उसके पश्चात इन्होंने बोला एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1। तो आपका लिस्ट B1 और B2 क्या है? B1 और B2 आपका है डोमेन सब्जेक्ट, जो भी आपने प्लस टू में पढ़े थे वो। ये आपका लिस्ट B1 और B2 है। इसमें हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको ध्यान से समझ आ जाएगा। लैंग्वेज तो आपने चूज कर लिया यहाँ से, आपका जो लिस्ट A है उसमें से। अब आपको B1 और B2 में से करना है। तो इसमें ये देखें, यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 और B2, यानी कि 2 सब्जेक्ट तो आपको लिस्ट B1 में से लेने ही लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी लिस्ट B1 है ये दी हुई है, मैं आपको थोड़ा और स्क्रॉल कर देता हूँ, आपको कंप्लीट लिस्ट B1 दिख जाएगी कि आपको यहाँ से 2 सब्जेक्ट तो लिस्ट B1 में से लेने ही लेने हैं। एक सब्जेक्ट आप लिस्ट B2 में से भी ले सकते हैं, या फिर आप तीनों सब्जेक्ट यहाँ से लिस्ट B1 में से भी ले सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है कि आप B2 में जाएं, लेकिन जिसका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट B2 में है, यहाँ से वो आपका लिस्ट B2 में से आपका एक सब्जेक्ट चूज कर सकता है। लिस्ट B1 और B2 जो आपके नोटिफिकेशन में दी हुई थी, यहाँ पे जो डोमेन सब्जेक्ट की जो लिस्ट थी उसी में से लिस्ट B1 और B2 2 कैटेगरी में बांट दी इन्होंने, इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे ये आपका पॉइंट क्लियर है। एनी टू सब्जेक्ट लिस्ट B1 में से मान लो आप बीए ऑनर्स से करना चाह रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट है वो जो नॉन मेडिकल का है, तो इसमें से आपको B1 में से 2 सब्जेक्ट लेने हैं, तो वही आप अपना फिजिक्स ले लो, मैथमेटिक्स ले लो, या फिर आप फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री ले सकते हो, जिसका भी जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो ले सकता है, ठीक है। तो आपकी लिस्ट B1 में से 2 सब्जेक्ट हो गए, या फिर आप 3 लेना चाहो तो 3 भी ले सकते हो, क्योंकि B2 में आपको जाना नहीं है। जिसको B2 में जाना है वो B2 में से सब्जेक्ट ले ले, या फिर आप लिस्ट B1 में से ही 3 सब्जेक्ट यहाँ पे ले सकते हो, जो इन्होंने बोला हुआ है एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, एनी वन सब्जेक्ट आइदर लिस्ट B1 और B2, यानी कि B1 और B2 में से मिला के आपको 3 सब्जेक्ट करने हैं। चाहे तो आप B1 में कर ले, या फिर B1 के 2 सब्जेक्ट और B2 के 1 सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों सब्जेक्ट आप B1 में से ले सकते हैं। मैथमेटिक्स ले लिया आपने, फिजिक्स ले लिया आपने, और केमिस्ट्री आपने ले लिया, यानी कि आप स्टूडेंट नॉन मेडिकल के हैं, सब्जेक्ट आपने स्टूडेंट आप नॉन मेडिकल के हैं, सब्जेक्ट आपने नॉन मेडिकल के ले लिए, लैंग्वेज आपने ले ली, लेकिन आप एडिशन किस में ले रहे हैं, BA ऑनर्स हिस्ट्री। यानी कि नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट आर्ट के कोर्स में एडमिशन ले सकता है, लेकिन उसको CUT के अंदर सब्जेक्ट चूज करते समय ये बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, उसको आर्ट वाले सब्जेक्ट चूज नहीं करने हैं, क्योंकि ना तो आपको ये एलिजिबिलिटी में आता है, दूसरा ना आप उस सब्जेक्ट की आपको नॉलेज है अभी, ठीक है। तो सब्जेक्ट चूज करते समय कोई भी गलती यहाँ पे नहीं करें। अब देखो आपको एक एग्जांपल मैं लेके दिखाता हूँ BSc के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में हमने चूज कर लिया BSc ऑनर्स फिजिक्स। उसके लिए आपका जो रिक्वायर्ड CUT में इन्होंने मांगा है उसमें यहाँ पे देखो उन्होंने सब्जेक्ट मेंशन कर दिया। अब आपका लिस्ट B1 B2 का लफड़ा खत्म कर दिया, क्योंकि इसमें जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से ही स्टडी की है +2 की, वही BSc ऑनर्स फिजिक्स कर सकता है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट, आर्ट वाले स्टूडेंट BSc ऑनर्स फिजिक्स के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जब भी आप एलिजिबिलिटी के लिए क्लिक करेंगे, जैसे आप एलिजिबिलिटी के लिए क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन जो पेज खुल के आ जाएगा वो ये है। इसमें देखो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। BSc ऑनर्स फिजिक्स हो गया, यहाँ पे इन्होंने बोल दिया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स या फिर एनी वन लैंग्वेज, ठीक है, ये सब्जेक्ट होने चाहिए। यहाँ पे ये आपके पास कम्बिनेशन है। कम्बिनेशन में इन्होंने बोला है कि आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये 3 सब्जेक्ट का कम्बिनेशन होना चाहिए। मेरिट विल बी बेस्ड ऑन CUET स्कोर ऑब्टेन फ्रॉम द अबव मेंशन, यानी कि जो आपका कम्बिनेशन ऊपर बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी मेरिट होगी। कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन ए मिनिमम ऑफ 30% स्कोर इन एनी वन लैंग्वेज। यहाँ पे जो आपका CUT का स्कोर जो काउंट होगा वो आपका ये 3 सब्जेक्ट के अनुसार ही होगा। उसके अलावा जो आपका लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट है उसमें आपको 30% स्कोर करना मैंडेटरी है, लेकिन लैंग्वेज का आपका CUT स्कोर का जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें काउंट नहीं होगा। तो यहाँ से आपका BSc का डाउट क्लियर हो गया। BSc में लिस्ट B1 B2 का कोई लफड़ा नहीं है, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। एक आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, इसमें आर्ट वाले नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें आपके सारे डाउट क्लियर। दूसरा एक जो आपका डाउट बचता है वो डाउट ये है कि मान लो कोई कैंडिडेट है, तो एक कैंडिडेट किस किस कोर्स के अंदर जा सकता है। यहाँ पे देखो जो कैंडिडेट साइंस वाले हैं, साइंस वाले कैंडिडेट आर्ट में भी एडमिशन ले सकते हैं और कॉमर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, डाउट क्लियर। जो कॉमर्स वाले कैंडिडेट हैं, कॉमर्स वाले वो केवल आर्ट और कॉमर्स में ही एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और जो आर्ट के कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट आर्ट में ही एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन अगर उनके पास प्लस में मैथ है तो वो कॉमर्स में भी ले सकते हैं। कॉमर्स के कुछ स्ट्रीम है उनमें एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। जो साइंस के कैंडिडेट है वो कौन कौन से में एडमिशन ले सकते हैं, कॉमर्स वाले किस में ले सकते हैं, आर्ट वाले किस में ले सकते हैं। तो इसमें आपको स्ट्रीम साइंस है आपके पास, तो आपको CUT के अंदर भी साइंस सब्जेक्ट ही चूज करने हैं और आपका एडमिशन आर्ट और कॉमर्स में हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको CUT के एंट्रेंस में आर्ट और कॉमर्स के सब्जेक्ट चूज करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो मैं आपको बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा प्रेफर रहेगा, आपको कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं CUT के एंट्रेंस में जिसके आपके ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स आपके यहाँ पे काउंट हो जाए। तो जो नॉन मेडिकल का कैंडिडेट है वो अपना लैंग्वेज इंग्लिश रख लें, प्लस में आपका फिजिक्स हो जाएगा, ठीक है, सॉरी पेज वाई फिजिक्स हो गया, प्लस में आपको मैथ्स रखना है, प्लस में आपका केमिस्ट्री रखना है और प्लस में आपका जनरल टेस्ट रखना है, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए जनरल टेस्ट मैंडेटरी कर रखा उन्होंने, ठीक है। तो जो नॉन मेडिकल वाले कैंडिडेट है वो जो सब्जेक्ट उन्होंने +2 में पढ़े थे उसके साथ आपको जनरल टेस्ट और जोड़ देना है। ये कॉम्बिनेशन आपका सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स आपके काउंट हो जाएंगे। सेम आपका कॉमर्स, सेम आपका आर्ट, जो सब्जेक्ट आपने +2 में पढ़े थे उनमें से आप एक लैंग्वेज लेंगे, जो आपका 3 डोमेन के सब्जेक्ट है वो, क्योंकि 5 सब्जेक्ट टोटल होते हैं +2 में, जिसके पास एडिशनल नहीं है वो अपने 3 सब्जेक्ट वो 2 सब्जेक्ट आपके लैंग्वेज में से आप एक सब्जेक्ट चूज कर लें, 3 सब्जेक्ट डोमेन वाले रखें, एक आपका जनरल टेस्ट रखें। ये आपका सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके सब्जेक्ट यहाँ पे काउंट हो जाएंगे। तो वापस हम फॉर्म पे आते हैं। यहाँ पे आपने मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटियां चूज करके दिखा दी, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको जाना है आप जा सकते हैं। स्पेसिफिक किसी यूनिवर्सिटी का कोई डाउट है तो आप हमें कॉल करके पता कर सकते हैं। इससे आगे आप यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आपने जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी है वो आपके सामने आ जाएंगे। वापस से CUT का यहाँ पे दिखाया हुआ आप दोबारा से भी चेक कर सकते हैं कि CUT का जो एग्जाम होना है उसमें आपके पास क्या क्या कॉम्बिनेशन इस सब्जेक्ट्स के लिए होना चाहिए, ठीक है। ऐसे कॉम्बिनेशन का डाउट आपका क्लियर हो गया। उसके पश्चात आप प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन करते हैं।
तो इसके अंदर आपके यहाँ पे प्रोग्राम शो कर देगा और यहाँ पे आपके सब्जेक्ट मांगेगा, जो मैंने आपको बताया थे। लैंग्वेज अपने इंग्लिश चूज कर ली, ठीक है। टेस्ट सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट आप मान लो यहाँ से फिजिक्स करते हो, ठीक है, तो आपने फिजिक्स कर लिया, ठीक है। फिजिक्स का मीडियम आपका इंग्लिश हो गया। उसके पश्चात मान लो आपने केमिस्ट्री चूज करना है, तो यहाँ से आप केमिस्ट्री सेलेक्ट कर लें। एक मिनट, ये फिजिक्स हो गया। मैथमेटिक्स आया हुआ पहले, तो आप मैथमेटिक्स चूज कर लें। मैथमेटिक्स का यहाँ पे ये आ गया आपका लैंग्वेज। उसके पश्चात यहाँ पे एक बार केमिस्ट्री देख लेते हैं, ये केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। केमिस्ट्री की लैंग्वेज इंग्लिश हो गई, ठीक है। उसके पश्चात आपको जनरल टेस्ट की लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी जो भी आप रखना चाहो इंग्लिश होगी। ये नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल बेस्ट कॉम्बिनेशन है। जो स्टूडेंट नॉन मेडिकल से स्टडी कर रहे हैं उन्होंने अपना सब्जेक्ट चूज कर लिया। जो सब्जेक्ट आर्ट्स से हैं वो अपना एक लैंग्वेज का रखें, 3 सब्जेक्ट जो आपने प्लस 2 में पढ़े वो रखें, एक आपका जनरल टेस्ट रखें, ठीक है। इसमें से आपके सब्जेक्ट सब काउंट हो जाएंगे। उसके अलावा जिनका एडिशनल है, मान लो जो मैथ और बायो दोनों से थे, तो अपना एक सब्जेक्ट बायो और चूज कर सकता है, या और कोई एडिशनल सब्जेक्ट है उसके अनुसार आप कर सकते हैं। ये आपके सब्जेक्ट होगी। उसके बाद जो भी आपका बचता है उसमें सभी को आपको नोट अप्लीकेबल करना है। यदि आप नोट अप्लीकेबल नहीं करते हैं तो आपका यहाँ से ऑप्शन, यहाँ पे आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो। ये देखो यहाँ से मैंने जो सब्जेक्ट चूज किए थे उसके अलावा जो सब्जेक्ट खाली बच गए 10 आप मैक्सिमम चूज कर सकते हैं, बाकी पे मैंने नोट अप्लीकेबल कर दिया। जिसको बाकी चूज करना है यहाँ से चूज कर सकता है। सभी की कंडीशन अलग अलग है। जो बेस्ट कॉम्बिनेशन था वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप स्पेशल कोर्स के लिए स्पेशल चूज कर सकते हैं। जिसको मान लो स्पेशल एक ही कोर्स करना है तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी दी हुई है उसको यहाँ से चूज कर सकते हैं। बाकी के ऑप्शन में यहाँ पे आप नोट अप्लीकेबल रखें। जिसको स्पेशल एक ही कोर्स में एडमिशन लेना है, अन्यथा और किसी में लेना नहीं है, तो यहाँ से आप एक कोर्स चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका हो गया, यहाँ से आप क्लिक करें, सेव कर दें, या आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके पश्चात ये आपका मेंशन किया हुआ है, जो भी आपका डिटेल आपने फिल की थी वो यहाँ पे शो हो गई। जैसे नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे, यहाँ आपका फोटोग्राफ, यहाँ पे सिग्नेचर, यहाँ पे ओबीसी, क्योंकि मैं ओबीसी कैटेगरी से था तो ये तीनों चीज़ यहाँ से आपकी अपलोड करवा देगा, ठीक है। जैसे आप डिटेल अपलोड करेंगे तो उसमें आपके पास प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्री हो जाएंगे। मैं एक बार अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। अपलोड करते जैसे हम प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे जो भी डिटेल आपने डाली थी वो सारी डिटेल दिखाई हुई है। जैसे आप ये सारी डिटेल देखेंगे, इसमें यहाँ पे टिक करने का ऑप्शन आया हुआ है कि ये ऑप्शन है कि आपने ये सब डिटेल मैच कर ली है और ये आपकी सब डिटेल सही है। सभी को आपको टिक करना मैंडेटरी है। जैसे टिक करेंगे प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे चला जाएगा। यहाँ पे ओके करें, ओके करने के पश्चात प्रोसीड टू पेमेंट पे आ गया। यहाँ पे आपको कंफर्म ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आपकी थी यहाँ पे वापस से डाल दी। ईमेल आईडी मैंने डाल दी है और जैसे यहाँ पे मैं ईमेल आईडी डाल के कैप्चा डालूंगा तो आपके पास ओटीपी आ जाएगा आपके मेल आईडी के ऊपर। आपको वेरीफाई करना है और आपकी मेल आईडी पे ओटीपी जाएगा। यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन कोड जो मेल पे आया वो डालना है, यहाँ पे कैप्चा डालना है, इसको वेरीफाई करना है। जैसे मैंने कैप्चा डाल के ओटीपी डाला, वेरीफाई हो गया, कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे आ गया। यहाँ पे हमारे पास पूरा एप्लीकेशन फॉर्म दिखाया हुआ है जो भी मैंने फिल किया। प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे वापस से आपको नेक्स्ट करते चल रहे हैं, क्योंकि आपने फॉर्म पहले ही मिला लिया है। जिसका भी कोई करेक्शन है वो यहाँ से अपडेट ऑप्शन पे जाके आपके सारे स्टेप्स को अपडेट कर सकता है। और यहाँ पे जैसे हम लास्ट स्टेप पे पहुँचेंगे तो आपसे आपकी पेमेंट मांग लेगा। जो भी आपने को फॉर्म की पेमेंट बनती है, मान लो आपने 3 सब्जेक्ट चूज किए हैं तो 3 के हिसाब से, 3 से ज़्यादा किया तो उसके हिसाब से, 10 किया तो उसके हिसाब से, ठीक है। लास्ट तो हमारा सब आ गया, प्रोसीड टू पेमेंट आ गया। उससे पहले ऑप्शन वापस हमने सारे ऑप्शन टिक करने हैं। हम सारे ऑप्शन टिक कर देते हैं, प्रोसीड टू पेमेंट। हम पेमेंट के ऑप्शन पे चले गए। अब वहाँ पे हमने जो चूज़ किए थे वो सब्जेक्ट चूज़ किए थे, 3 हमारे डोमेन सब्जेक्ट थे, एक हमारा लैंग्वेज का था, एक हमारा जनरल टेस्ट था। यानी कि हमारे जो सब्जेक्ट थे वो 5 थे। अब देखिए 5 सब्जेक्ट यानी कि 3 से ऊपर, तो फीस हमारी 1400। फॉर्म भरते समय हमसे पेमेंट भी 1400 ही ले रहा है। जिसके सब्जेक्ट ऊपर हो जाएंगे, मान लो 7 से ज़्यादा चले जाएंगे, उनके 1650 हो जाएंगे। जिनके 3 तक ही रहेंगे उनके 700 हो जाएंगे, ठीक है। तो फीस का कोई डाउट नहीं है। अच्छा, एक मेन बात जो बीच में रह गई थी आपको बताने की, जो आप ये ओबीसी अपलोड करते हैं, ओबीसी कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, जो भी ये कैंडिडेट है उनका जो ओबीसी का है वो 1 अप्रैल 2022 से बाद का बना हुआ होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आप नोटिफिकेशन में पेज नंबर 22 पे उन्होंने बता रखा है, ये इंस्ट्रक्शन है जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस है उनका ईडब्ल्यूएस 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। सेम इसी प्रकार जो कैंडिडेट ओबीसी से हैं उनका ओबीसी भी 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। ये देखो ओबीसी के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन इन्होंने दी हुई है। जो कैंडिडेट ओबीसी से हैं उनका ओबीसी 1 अप्रैल 2022 से बाद का बना हुआ होना चाहिए। और जो एससी के कैंडिडेट है उनका पुराना भी चल जाएगा। उन्होंने बोला है लेटेस्ट गाइडलाइन फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो लास्ट उन्होंने अपडेट किया है गाइडलाइंस के अंदर उसके अनुसार होना चाहिए। यानी कि आपका एससी का अगर पुराना है तो चल जाएगा। लेकिन जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है वो खास तौर पर ध्यान रखें, उनका पुराना नहीं चलेगा, उनको 1 अप्रैल 2022 के बाद का ही बनवाना है। तो सारे डाउट्स आपके यहाँ से क्लियर हो गए हैं। यहाँ पे जैसे आप प्रोसीड टू पेमेंट पे करेंगे आपका पेमेंट हो जाएगा और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आपके फॉर्म के रिलेटेड जितने भी डाउट थे सारे डाउट मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। वीडियो जरूर थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन यहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। इसके पश्चात भी अगर किसी कैंडिडेट का कोई डाउट है तो हमें यहाँ पे कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है या फिर कमेंट में हमसे पूछ सकता है। धन्यवाद दोस्तों।